नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, यानी कि देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कि कैसे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना जो रूल था उसको एक्सपेंड किया, बंगाल को जीता, फिर मराठाओं से अपना युद्ध जीता, मैसूर को एनेक्सेशन किया, है ना, टीपू सुल्तान को हरा के। उसके अलावा हैदराबाद को एनेक्स किया, अवध को एनेक्स किया और कई सारे जो टेरिटोरियल रीजन थे ना उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन वो तो बात थी वॉर पॉलिसी की, कि ब्रिटिशर ने इस तरीके से जो अपनी वॉर पॉलिसी थी उससे उन्होंने किंगडम का एक्सपेंशन किया, अपने किंगडम को बढ़ाया। लेकिन इस चैप्टर में हम जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो कंट्री साइड रीजन था, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, है ना, रिमोट एरियाज़ को क्या कहा जाता है, कंट्री साइड। तो वहाँ उस तरफ जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना शासन किस तरीके से चलाया था, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो देखो इस चैप्टर के 2 वीडियो बनेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर जो 2 है उसको देखेंगे, और जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें टॉपिक नंबर 3 से लेके टॉपिक नंबर 7 तक हम स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा द कंपनी बिकम द दीवान। जैसे बैटल ऑफ बक्सर में जब कंपनी की जीत होती है ना, ब्रिटिशर की जीत होती है, तो जो शाह आलम है मुग़ल एम्परर, वो कंपनी को दीवान बना देती है बंगाल की। ठीक, तो अब जैसे अगर बंगाल की जो दीवानी आ गई उसके हाथ में, रेवेन्यू पावर किसके हाथ में आ गई, कंपनी के हाथ में। तो जो कंपनी है ना अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लैंड पॉलिसी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करती है। तो 3 लैंड सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करती है। सबसे पहले परमानेंट लैंड सेटलमेंट इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद महलवाड़ी लैंड सेटलमेंट इस्टेब्लिश करती है, और उसके बाद मुंड्रो या रैयतवाड़ी लैंड सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करती है। इस वीडियो में तो हम इनको ही पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो कमर्शियल क्रॉप्स थी ना वो यूरोप से और दूसरे देशों से जो इंडिया में लाई गई, तो वो किस तरीके से उनका जो ब्रिटिशर थे प्रोडक्शन करते थे। इसके अलावा जो इंडिगो कल्टीवेशन था, इंडियन जो इंडिगो था ना, जो नील की खेती थी इंडिया में, उसकी डिमांड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा थी, उसको समझेंगे। फिर जो इंडिगो कल्टीवेशन धीरे धीरे इंडिया में बढ़ा, तो निज कल्टीवेशन। देखो निज का मतलब है प्राइवेट, निज मतलब जिसकी ओनरशिप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में हो, तो उसको निज कल्टीवेशन कहेंगे। तो उससे रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा जो रैयत थे, रैयत का मतलब होता है फार्मर, कल्टीवेटर, डायरेक्ट जो किसान होता है ना उसको रैयत कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड जो इंडिगो की जो सिचुएशन थी उसको समझेंगे। और फिर जिस प्रकार से जो इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में जो ब्रिटिशर द्वारा इंडिया के जो लोगों के ऊपर थोपा गया, उनसे जो जिस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, तो फाइनल में जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट जो बागान मालिक थे नील की खेती के, उनके अगेंस्ट जो फार्मर्स थे उन्होंने, पीजेंट्स ने, उन्होंने रिबेलियन कर दिया, उनके अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया। तो इसको कहा गया ब्लू रिबेलियन या नील विद्रोह। ठीक, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक, तो पहले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी अपनी जो क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है अपने पास में रखें, और वीडियो को पॉज करके जो इसमें डिटेल है उसको पढ़ लें। तो देखो जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो बैटल ऑफ बक्सर में जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना कि मीर कासिम की हार हो जाती है, जो कि नवाब होता है। साथ ही साथ में उसकी जो अलायंस होती है अवध का जो नवाब है उसकी हार होती है, और जो शाह आलम जो मुग़ल बादशाह होते हैं इनकी आर्मी की भी हार हो जाती है। तो बैटल ऑफ जो बक्सर है उसमें हार हो जाती है मुग़ल एम्परर की आर्मी की। तो जो मुग़ल एम्परर है शाह आलम, है ना, शाह आलम सेकंड, ये क्या करता है, जो ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, ट्रीटी होती है इलाहाबाद की बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो जो मुग़ल बादशाह शाह आलम है ना, वो ब्रिटिशर को जो कॉलोनी है ना उसको बंगाल की क्या दे देता है, दीवानी। दीवानी एक प्रकार से रेवेन्यू राइट होते हैं। ठीक, और जैसा इस पेंटिंग में दिखाया गया है ना, ऐसा कोई भी बड़ा ये इसमें दिखाया गया है बुक में कि ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी सेरेमनी नहीं हुई थी जब इनको दीवानी दी गई थी। ब्रिटिशर को एक छोटे से टेंट में सेरेमनी हुई थी और इनको दीवानी दे दी गई थी। लेकिन इन्होंने अपने आप को ज़्यादा जो प्रमोट करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए इस तरीके की जो पेंटिंग है ना वो मिनिएचर उस समय पे तैयार करवाया था। इसके बाद देखो जो जैसे ही रेवेन्यू मिला कंपनी को,
तो जो कंपनी थी ना वो लास्ट तक अपने आप को एक व्यापारी ट्रेडर कंपनी मानती थी, वो अपने आप को सही तरीके से रूलर नहीं मानती थी। अभी भी उसका जो मेन मोटिव था ना बंगाल के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार ही करना था। तो देखो 5 साल में जो कंपनी थी ना, कंपनी की जो कंपनी ये चाहती थी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, और वो सस्ते में ही जो सिल्क के क्लॉथ और जो कॉटन के क्लॉथ है ना यहाँ के मार्केट से खरीद ले एकदम सस्ते, और बाहर के मार्केट में इसको महंगा बेचे, और साथ में जो वहाँ से प्रोडक्ट लेके आए ना तो बंगाल में लाके उसको सस्ता बेचे। तो देखो बंगाल में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कंपनी ने एक तरफ तो क्या है, ये जो कॉटन सिल्क है ना इसको सस्ते में खरीदना शुरू किया, वहीं जो बाहर से जो माल लेके आए ना उनको महंगे में बेचना शुरू किया। तो बंगाल के कई जो आर्टिसंस थे है ना, जो पीजेंट्स थे ना, उनकी जो आजीविका है ना वो प्रभावित हुई। मतलब जो फार्मर और जो आर्टिसन, जो मूर्तिकार और जो कारीगर जो लोग थे ना, वो अपने गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लगा कंपनी की इस पॉलिसी से। देखो कंपनी ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, उसका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके भारत में शोषण किया जाए, और कंपनी ने बंगाल में यही किया। तो इसी समय में बंगाल में 17 मतलब जो कंपनी को जब दीवानी मिली ना 1765, तो सिर्फ 5 साल बाद ही कंपनी के काल में बंगाल में एक टेरिबल जो फेमाइन आया, अकाल आया, जिसमें बंगाल के 10 मिलियन जो लोग थे है ना, 10 मिलियन से ज़्यादा जो लोग थे उनकी मौत हो गई। लगभग बंगाल की जो 1/3 जो पॉपुलेशन थी उसकी मृत्यु हो गई इस कारण से। ठीक, तो बंगाल में एक बहुत बड़ा क्राइसिस कंपनी के सामने खड़ा हो गया। अब देखो कंपनी को कमाई तो करनी है, लेकिन कमाई कैसे करेगी? एक तरफ तो जो बंगाल है उसका ट्रेड ठप हो गया, बिजनेस जो था वो ठप हो गया, वहाँ पे जो कारीगर थे उनका काम भी ठप हो गया, सिल्क और कॉटन से भी उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अब कंपनी ने क्या किया कि जो लैंड है ना उनमें रिफॉर्म किया, प्लांटेशन में अब वो जो एग्रीकल्चर है ना उसमें रिफॉर्म करेंगे, और एक नई लैंड पॉलिसी लेके आएंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इन्होंने क्या किया कि अपने लिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने 3 जो पॉलिसीज़ थी, लैंड पॉलिसीज़, यानी जो ज़मीन में जो सुधार किए ना, 3 टाइप के लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने किए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म्स था उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, इसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक, इसके बाद महलवाड़ी सेटलमेंट लेके आए, जिसको होल्ट मैकेंजी ने 1822 में इंट्रोड्यूस किया था। ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही था। इसके बाद एक रेतवाड़ी सिस्टम लेके आए ये, तो इसको थॉमस जो मुनरो थे उन्होंने मद्रास में 1820 में इंट्रोड्यूस किया था। इन तीनों ही पॉलिसी के तहत जो ब्रिटिशर थे वो अपने लिए एक रेवेन्यू फिक्स करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन करना चाहते थे, और अपने ट्रेड है ना उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो देख लेते हैं एक एक करके, इन तीनों पॉलिसीज़ को समझ लेते हैं कि क्या थी। तो देखो सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहली बात तो है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये रहे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत में गवर्नर जनरल बनने से पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पर भी ये ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिशियल के रूप में तैनात थे। लेकिन जैसे वहाँ पे ब्रिटिशर की हार होती है अमेरिका में, इनको भारत में भेज दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। तो जैसे ये भारत में आते हैं तो भारत में भी ये रिफॉर्म करते हैं। भारत में कंपनी को फिक्स आमदनी देने के लिए ये जो है 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है स्थायी व्यवस्था, या फिर इसको एक जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो देखो इसको भारत के बंगाल में, भारत में बिहार और जो उड़ीसा है, ये बंगाल था आज का बांग्लादेश, और ये बिहार है और ये उड़ीसा। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इस रीजन में इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि जो ज़मींदार है ना, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको एक फिक्स एग्रीमेंट के तहत जो लैंड था वो दे दिया जाता था, और उसमें एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था कि कोई भी सिचुएशन हो आप हमें रेवेन्यू देना, आप हमें टैक्स देना, ये ज़मीन आपकी रहेगी। तो जो ज़मींदार थे ना वो एक प्रकार से टैक्स कलेक्टर बन गए, एजेंट बन गए, किसके लिए, कंपनी के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो खेती बाड़ी करते थे, वो क्या बन गए,
टेनेंट्स, एक प्रकार से अपनी ही ज़मीन में किराएदार। तो देखो कैसे, क्योंकि क्या होता था कि जो जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स किया गया ना रेवेन्यू, तो ज़मींदार क्या करते थे, जो किसान थे उनसे एक्स्ट्रा लगान लेते थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस लेते थे। और ब्रिटिशर को भी जब वो एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे तो पूरा टैक्स नहीं देते थे। तो एक तरफ तो जो बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो किसान थे उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर थे ना उनको भी सही मुनाफा नहीं मिल रहा था परमानेंट सेटलमेंट में, है ना। इसके अलावा इसमें जो जमींदारी सिस्टम था या जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे कि जो जमींदार थे ना, जमींदार सही तरीके से वापस जो ज़मीन है ना उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, है ना। उसके दो कारण थे, एक तो कुछ ज़मींदार जो थे जो रेवेन्यू मिलता था उसको अपने पास ही रख लेते थे, और कुछ जो ज़मींदार थे उनको ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता था, तो इस बदले में वो जो लैंड है उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाता था। अब अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा तो किसान भी उससे परेशान और कंपनी का जो रेवेन्यू वो भी कम हो जाएगा। दूसरा इसमें जो रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट जो सेटलमेंट था, इसमें क्या किया है कि जो रेवेन्यू था ना उसको फिक्स कर दिया गया, ज़मींदार के बीच में और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, भाई आपको इतना पैसा देना है। अब इसमें क्या था, फ्यूचर में कभी भी जो ज़मींदार थे उनसे अब कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू वसूल नहीं कर सकती थी, है ना। इसके अलावा जैसे जैसे ज़मींदार जो थे ना अपना बेनिफिट सबसे ज़्यादा देखते थे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि भाई जो लैंड है ना, लैंड में इम्प्रूवमेंट आए, प्रोडक्शन बढ़े, उनको सिर्फ अपने बेनिफिट से मतलब था। और कुछ जो ज़मींदार थे जब रेवेन्यू चुका पाने में फेल हो जाते थे तो उनकी जो ज़मीन थी ना उसको जो ब्रिटिशर थे वो नीलाम कर देते थे, ठीक। और दूसरी तरफ जो विलेजर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे ना, जो गरीब लोग थे, वो काफ़ी एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव हो रहे थे, मतलब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम बेनिफिट था ना वो या तो ज़मींदार ले लेते थे या फिर कंपनी ले लेती थी। जो किसान थे ना, किसानों का तो एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा था इस परमानेंट सेटलमेंट पे। तो जो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, परमानेंट सेटलमेंट को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर, बंगाल बिहार और उड़ीसा में। इसमें जो ज़मींदार थे उनसे फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो फिक्स रेवेन्यू फिक्स कर लिया गया और ज़मींदार क्या बन गए, एक प्रकार से कंपनी के एजेंट। और जब कंपनी के लिए वो टैक्स कलेक्ट करेंगे किनसे, किसानों से, ठीक। लेकिन इसकी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे जो ज़मींदार थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, है ना। रेवेन्यू जो फिक्स कर दिया था उसको कभी कंपनी फ्यूचर में बढ़ा नहीं सकती, और कई सारे जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे। इधर जो किसान और जो पीजेंट्स थे उनका ऑपरेसिव हो रहे थे, उनको एक्सट्रीमली उनका उत्पीड़न हो रहा था। तो इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से परेशान होके अब कंपनी ने एक नया जो सेटलमेंट था ना उसको इस्टेब्लिश किया, है ना। इस सेटलमेंट का नाम था महलवाड़ी। अब देखो जो 19th सेंचुरी थी ना, उसके पहले से ही जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना उनको इस चीज़ का एहसास था, उनको यकीन था कि ये जो बंदोबस्त किया गया है, जो राजस्व बंदोबस्त किया गया परमानेंट सेटलमेंट, इसमें चेंजेस होने चाहिए, इसमें बदलाव होने चाहिए। क्योंकि जो कंपनी थी ना उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रेड है ना उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है तो इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन से हो गए, ये वाले रीजन, जो उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के जो रीजन है ये इसके क्या हो गए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो जैसे इनमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो ये जो रीजन थे ना, यहाँ पे इन्होंने महलवाड़ी जो सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया। महल का मतलब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महल का मतलब क्या होता है। तो देखो महल कुछ भी नहीं होता, जो गांव होता है ना, गांव का जो सरपंच होता है, या हेड होता है विलेज का, जो विलेज का जो हेड होता है उसको कहा जाता है महल। तो देखो जो ब्रिटिशर के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज मिले, जो रेवेन्यू डाटा मिले, उनके बेसिस पे महल उन्होंने कहा है कि या तो एक गांव होता था, एक विलेज या यूनिट होती थी, या फिर कई सारे जो गांव है ना उनकी जो एक यूनिट होती थी ना उसको महल कहा जाता था। दरअसल जो हॉल्ट मैकेंजी थे वो इस चीज़ में यकीन रखते थे कि भारत में जो सोसाइटी है ना, इंडियन जो सोसाइटी है उसमें जो विलेजेस हैं, जो गांव है ना, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो उनको इस चीज़ का एहसास था कि क्यों ना हम जो जमींदार लोग हैं
उनकी बजाय हम सीधा गांव से कॉन्ट्रैक्ट कर लें। जैसे हमने ये जो परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या देखा था, परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी थी, कंपनी ने ज़मींदारों से एग्रीमेंट किया और ज़मींदार किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और किसको देते थे वापस, कंपनी को। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, सीधा जो कंपनी है ना उसने गाँवों से एग्रीमेंट करना स्टार्ट किया। तो महलवाड़ी सिस्टम में कंपनी ने क्या किया 1822 में कि सीधा गाँवों से ही टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। यानी बीच में जो मिडिल मैन था, जमींदार लोग थे, उनको हटा दिया, सेटलमेंट से ही हटा दिया। अब कंपनी डायरेक्ट किससे टैक्स लेगी, गांव का जो हेडमैन होगा ना, गांव का जो महल होगा, है ना, जो सरपंच होगा या फिर कोई भी जो होगा ना, जो गांव का मुखिया होगा, तो उससे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो ये महलवाड़ी सिस्टम था। महलवाड़ी जो सिस्टम था इसको होल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, होल्ट मैकेंजी ने। कब, 1822 में। कौन कौन से रीजन में किया था, आज का पंजाब, आज का उत्तर प्रदेश और हरियाणा। एक प्रकार से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र थे, ये बंगाल प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी थी, है ना, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ये रहा, हरियाणा ये रहा, ये पंजाब रहा। और देखो पंजाब काफ़ी बड़ा था। आज जो पंजाब आपको दिखता है ना, ऐसा पंजाब नहीं था, पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो उस पंजाब को मिला के एक पंजाब था। तो काफ़ी बड़े रीजन में उन्होंने जो महलवाड़ी सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश कर दिया। और देखो इसका बेनिफिट भी हुआ, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिला, काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ इस सिस्टम से। अब देखो ये तो दो सिस्टम हो गए, लेकिन एक और सिस्टम था जिसको साउथ में इस्टेब्लिश किया गया, इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम। सबसे पहले हम रैयत को समझ लेते हैं, रैयत क्या होती है। तो देखो जो रैयत है ना, रैयत का मतलब होता है डायरेक्ट किसान, किसानों को रैयत कहा जाता है, ठीक। तो इसमें जो डायरेक्ट, अब जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया में स्पेशली जो मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। जैसे मैं आपको मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में बता देता हूँ। ये जो चेन्नई है, चेन्नई का पुराना जो नाम है वो मद्रास है। तो इस रीजन में ये पूरा रीजन आता था साउथ इंडिया में, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मुनरो सिस्टम है या फिर जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया था, 1820 में। किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा। इस कारण इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। और देखो इसमें क्या किया, जो थॉमस मुनरो थे ना, उन्होंने अब कंपनी ने, जो कंपनी थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने डायरेक्ट जो किसान थे उनसे एग्रीमेंट कर लिया। हर किसान अपनी उपज का एक रेवेन्यू का जो हिस्सा है किसको देगा, कंपनी को देगा। यानी कि देखो जहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने ये देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट में तो कंपनी ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट ने तो पहले बीच में ज़मींदारों को रखा। अब जो ज़मींदार है ना, किसानों से टैक्स लेंगे, ये किसान है कई सारे, तो इसमें मिडिल मैन आ गया। तो मिडिल मैन क्या करते थे, एक मुनाफा कंपनी को नहीं देते थे और इधर किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। सेकंड वाले में हमने क्या देखा कि महलवाड़ी सिस्टम में भी कंपनी थी, फिर बीच में एक महल था और फिर किसान थे। यह हालांकि देखो इसमें कंपनी को बेनिफिट हुआ था, लेकिन फिर भी बीच में एक मिडिल मैन था महल के रूप में, है ना। लेकिन जो ये जो रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, रैयत जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, इसमें जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो सीधी जो किसान थे ना उनसे टैक्स वसूल करती थी। रैयत का मतलब ही होता है कल्टीवेटर या फार्मर। तो देखो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला कंपनी को। और देखो हमें क्या देखना है, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था एक रेवेन्यू सेटलमेंट था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इसको भारत के साउथ पार्ट में मद्रास, वेस्ट इंडिया, जो कि मुंबई के कुछ क्षेत्र थे, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसने इसको कौन इसको लेके आया, थॉमस मुनरो। कब लेके आए, मद्रास में 1820 में। तो देखो ये थॉमस मुनरो हैं, ये थॉमस मुनरो थे, ये गवर्नर रहे थे मद्रास के 1819 से 1826, 1819 से लेके 1826 तक। तो इस तरीके से जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये इस्टेब्लिश किया गया। और थॉमस मुनरो ये भी मानते थे कि जो अंग्रेज़ है ना, वो एक प्रकार से किसानों के रक्षक हैं, किसानों के जो पिता होते हैं ना उसके समान है। तो अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिशर कंपनी है उसको अंग्रेज़ों के किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना चाहिए। हालांकि ये जो तीनों ही सेटलमेंट थे, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, है ना, या फिर जो महलवाड़ी रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो या महलवाड़ी सेटलमेंट हो, तीनों ही सेटलमेंट के थ्रू जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भारतीय किसानों का, भारतीय रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ही किया था, शोषण ही किया था।
तो इस वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक होगा। जब हम अब हमारा इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, जो कि कमर्शियल क्रॉप्स थी जो कि इंडिया में आई, उनके बारे में जानेंगे। इंडिगो जो कल्टीवेशन की यूरोप में जो डिमांड थी उसके बारे में जानेंगे। ब्रिटेन जो था इंडिया में ही क्यों डिपेंडेंट हो गया इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो निज कल्टीवेशन की एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई सबसे बड़ी, उसके बारे में जानेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। इसके अलावा इंडिगो में जो रैयत फार्मर्स थे, है ना, वो किस प्रकार से लोन साइकिल में उलझ गए और डेब्ट ट्रैप में, यानी जो ऋण है उसके जाल में उलझ के रह गए, उसके बारे में जानेंगे। और फिर जो ब्लू रिबेलियन यानी जो इंडिगो रिबेलियन या जो नील विद्रोह हुआ 1859 में बंगाल के अंदर, उसके बारे में भी हम इसी में जानेंगे। इंडिगो कमीशन के बारे में जानेंगे जो कि हम इसके बाद वाली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, जब बक्सर के बैटल में बंगाल के नवाब की हार हो जाती है मीर कासिम की, तो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है जिसमें जो मुग़ल एम्परर शाह आलम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे देते हैं। अब जो बंगाल की दीवानी यानी जो रेवेन्यू पावर है ना, वो किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब जो कंपनी है ना, अपने लिए रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहती है, तो जब वो अपनी पॉलिसीज़ को बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट करती है, तो बंगाल में कई सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, ट्रेड थे, वो ठप हो जाते हैं। इवन बंगाल में अकाल भी पड़ जाता है। अकाल पड़ने से भी जो बंगाल के 10 मिलियन जो लोग हैं वो मर जाते हैं। लगभग बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन है ना, वो काल के मुंह में चली जाती है, सबके सब मर जाते हैं। इसके बाद हमने जो बंगाल जो ब्रिटिशर थे उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था। अब एक तरफ से जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो तो कंपनी ने ख़त्म कर दिए, तो उनको अब जो लैंड है ना उससे ज़्यादा बेनिफिट लेना था। तो उन्होंने भारत में 3 टाइप के सेटलमेंट इस्टेब्लिश किए। परमानेंट सेटलमेंट, इसमें उन्होंने ज़मींदारों से एग्रीमेंट किया। महलवाड़ी सेटलमेंट, जिसमें उन्होंने गाँव को यूनिट बनाया और उनसे सेटलमेंट किया। और रैयतवाड़ी सेटलमेंट, इसमें सीधा उन्होंने किसानों से सेटलमेंट किया। जैसे जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। जो महलवाड़ी सेटलमेंट था इसको इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इस रीजन में परमानेंट सेटलमेंट किया गया। इसमें जो ज़मींदार थे उनसे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया कि आप इतना रेवेन्यू हमें देंगे किसानों से वसूल के। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ। किसानों को काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। साथ ही साथ में कई सारे जो ज़मींदार थे वो भी रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे। और कंपनी को भी इससे नुकसान था, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कोई ज़्यादा उपज होती थी, प्रोडक्शन होता था, तो कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। फिर जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इस प्रॉब्लम के बाद एक नया सेटलमेंट लेके आए होल्ट मैकेंजी, है ना। होल्ट मैकेंजी नॉर्थ इंडिया में एक नया सेटलमेंट लेके आए, उसका नाम था महलवाड़ी सेटलमेंट। 1822 में उन्होंने इसको शुरू किया था। और उनका मानना था कि इंडिया में जो विलेजेज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। भारत की जो असली भारत है वो गाँव में रहता है, तो क्यों ना हम जो विलेजेज हैं उन्हीं को टैक्स यूनिट बनाए। तो उन्होंने महाल का मतलब ही गाँव या एक यूनिट होता है ना, गांव या यूनिट होता है। तो महाल को ही, जो गांव थे उनको ही उन्होंने यूनिट बना दिया और गांवों से सीधा एग्रीमेंट कर लिया कंपनी ने कि आप हमें इतना इतना टैक्स दीजिए। तो अब जो कंपनी तीनों सीधा महल से टैक्स को वसूल करती थी। ठीक, तो इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया? पंजाब में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इस प्रेसिडेंसी के इस पार्ट में, पूरा पार्ट में कौन से व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया गया? महलवाड़ी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। और किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद हमने जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसको समझा, जो कि मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो, जो थॉमस मुनरो थे उन्होंने 1820 में, जो मद्रास है, आज का जो चेन्नई है ना, उसका पुराना नाम क्या था? चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसमें हैदराबाद, मैसूर और ये किंगडम आते थे, हैदराबाद और मैसूर। तो यहाँ पे थॉमस मुनरो ने 1822 में कौन से सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था? रैयतवाड़ी सिस्टम को। रैयतवाड़ी का मतलब ही, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर, फार्मर, किसान। यानी डायरेक्ट अब जो कंपनी है ना, कंपनी ने डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट किया
कि आप हमें टैक्स दीजिए, और कंपनी ने इस प्रकार से जो रेवेन्यू सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर था, जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रॉप्स फ्रॉम फॉर यूरोप, वाइड डिमांड फॉर इंडिगो, निज कल्टिवेटर्स, लैंड ऑफ रैयत और ब्लू रिबेलियन को स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।